Good afternoon, student. As we are doing 11th standard history and we are doing 11th chapter part 2 modernization. In this chapter we will read about the Japan and China. Once again see in the map of world where is China and Japan. This is a China and this is a Japan. China is a very vast country and Japan is a string of island. In this video today we will read about the political system of Japan. जापान की political system कैसे था, जापान में राजनीति का जो काम था वो कैसे चलता था. An emperor had ruled Japan from Kyoto. Kyoto क्या जापान की एक जगह है, तो जो emperor था वो Kyoto में रहता था. ठीक है, पहले जो emperor Kyoto में रहता था और Kyoto से ही रूल करता था पूरे जापान का. बट इन 12th सेंचुरी में क्या होता है, पावर केम इन द हैंड ऑफ शोगुन्स. अब एम्परर से पावर क्या है, शोगुन के हाथ में चली जाती है. फ्रॉम 1603 टू 1867 मेंबर ऑफ टोकुगावा फैमिली हेल्ड द पोजीशन. 12 पहले क्या था कि एम्परर हमने देखा क्योटो से जापान में रूल करता था. 12th सेंचुरी में जो पावर है, जापान की पावर शोगुन्स के हाथ में चली जाती है. लेकिन उसके बाद 1603 टू 1867 में जो पावर है जापान की वो तोकुगावा फैमिली के मेंबर्स के हाथ में आ जाती है. कंट्री मीन्स जापान की हम बात कर रहे हैं. कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 250 डोमेन्स. कहते कंट्री जो थी 250 भागों में डिवाइड थी. डोमेन लॉर्ड काल दैम्यो. अब जो 250 अलग अलग पार्ट्स थे, हर एक पार्ट का एक लीडर होता था, हर एक पार्ट का एक हेड होता था. तो उस हेड को क्या बोलते थे, डोमेन्स लॉर्ड काल दैम्यो. दैम्यो बोलते थे उनके हेड को. At the upper portion we have read about the 12th century. The power came in the hand of shoguns. तो पहले हम शोगुन्स के बारे में बात करते हैं कि शोगुन्स कैसे काम करते थे. शोगुन्स जो एम्परर थे एक्सरसाइज पावर ओवर लॉर्ड एंड ऑर्डर देम टू स्टे एट द कैपिटल ईडो, मॉडर्न टोक्यो. जापान की कैपिटल क्या थी पहले, ईडो. इसका नाम क्या था, ईडो, जिसको आज हम टोक्यो बोलते हैं. शोगुन्स जो एम्परर थे वो जो दैम्यो के हमने पढ़ा ना कि 250 डोमेन्स थे. डोमेन्स के जो लॉर्ड थे दैम्यो को ऑर्डर उन्होंने किया कि वो ईडो में ही रहेंगे ताकि उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम न आ सके. मतलब शोगुन्स के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट न डालें और शोगुन्स का इन दैम्यो पे लॉर्ड पे पूरा मतलब कि कंट्रोल रहे. शोगुन आल्सो कंट्रोल मेजर सिटीज़ एंड माइंस. अब जो सारी मेजर सिटीज़ थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ थी जापान की, और जो माइंस वगैरह थी जापान में, तो उस पर सब पर ही शोगुन एम्परर थे, शोगुन्स का ही कंट्रोल था. अब थर्ड एक क्लास और थी शोगुन्स. एक तो हमने शोगुन्स पढ़ा कि एम्परर था, और जो डोमेन थे 250 पार्ट्स में डिवाइड थे, उनके लॉर्ड को दैम्यो बोलते थे. 2 क्लासेस होगी. एक थर्ड क्लास और थी समुराई. समुराई जो क्या थे, वॉरियर क्लास थी. वॉरियर मतलब जो सेना वगैरह में भाग लेते थे. समुराई सर्व द शोगुन्स एंड दैम्यो. अब ऊपर हमने क्या पढ़ा, शोगुन्स और दैम्यो के बारे में पढ़ा था. शोगुन एम्परर है, दैम्यो जो था डिफरेंट डोमेन्स के लॉर्ड थे. मतलब शोगुन तो पूरा जापान का एम्परर था, और दैम्यो जो जापान 250 पार्ट्स में डिवाइड थे, तो उनके लॉर्ड होते थे. जो समुराई थी, वॉरियर क्लास थी, इन दोनों को सर्व मतलब इन दोनों की रक्षा करती थी. ठीक है. नाउ इन 16th सेंचुरी में क्या होते हैं, 3 चेंजेस केम फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट. जापान में 16th सेंचुरी में 3 चेंजेस आते हैं आगे डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि पहले डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती. तो जापान में डेवलपमेंट करने के लिए 3 चेंजेस लाए जाते हैं. तो फर्स्ट चेंज क्या है, peasantry was disarmed, only samurai could carry sword for peace and order एंड एंडिंग फ्रीक्वेंट वार. कहते पीजेंट्री जो किसान होते थे पहले उनके पास मतलब हथियार रखते थे वो अपने पास. तो उनको अब जब 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि पीजेंट्री जो किसान होते थे उनसे हथियार छीन लिए गए, मतलब उनको डिज़ार्म कर दिया गया. और समुराई जो हमने पढ़ा ऊपर, वॉरियर क्लास जो सैनिक होते थे, सिर्फ वही स्वॉर्ड मतलब तलवार रख सकते थे ताकि पूरे जापान में पीस और बना रहे और लॉ वगैरह कानून वगैरह सही ढंग से चल सकें. और जो फ्रीक्वेंट मतलब लगातार पहले से वॉर युद्ध हो रहे थे तो उनको ख़त्म किया जा सके. Daimyo were ordered to live in capital of domains and have given large degree of autonomy. पहले क्या था, शोगुन्स ने क्या बोला था कि दैम्यो जो है
ईडो में ही रहेंगे। जो जापान की कैपिटल ईडो थी, जिसको आज हम टोक्यो बोलते हैं, उधर ही रहेंगे। लेकिन अब क्या कहा जाने लगा कि दैम्यो जो है, जो उनकी डोमेन है, उस डोमेन की कैपिटल में ही रहेंगे और उनको लार्ज डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब उनको बहुत सारे अधिकार भी मिल गए। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि पीजेंट्री जो थी डिज़ाम, उसको डिज़ाम कर दिया गया, मतलब उसके हथियार छीन लिए गए। समुराई जो क्लास थी, सिर्फ उसी के पास ही स्वॉर्ड रखने का अधिकार था, ताकि पीस शांति बनी रहे और जो लगातार युद्ध चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। दैम्यो जो थे, अब दैम्यो को बोला गया कि वो अपनी डोमेन्स की जो कैपिटल है उसमें ही रहेंगे और उनको बहुत सारे अधिकार मिल गए। थर्ड पॉइंट, सी द थर्ड पॉइंट, लैंड सर्वेड एंड आइडेंटिफाइड ओनर्स एंड टैक्स पेयर। अब क्या है, अब डेवलपमेंट के लिए 3 चेंजेस जो किए थे उन्होंने। थर्ड चेंज में क्या था, जो लैंड थी, ज़मीन, अब पता है कि एग्रीकल्चर से बहुत सारा रेवेन्यू वगैरह आता है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या किया, लैंड को सर्वे किया, मतलब ज़मीन की छानबीन की कि कैसी एग्रीकल्चर वहाँ पे होती है, और क्या आइडेंटिफाइड किया गया कि उनके ओनर्स कौन है और टैक्स पे कैसा करते हैं, टैक्स देने वाले कौन है। और ग्रेडेड लैंड प्रोडक्टिविटी, और जो लैंड से जो प्रोडक्टिविटी, लैंड से जो क्रॉप होती थी, तो उसको ग्रेड किया गया, मतलब देखा गया कि किस लैंड से एग्रीकल्चर कितनी अच्छी होती है और किससे नहीं होती। टू इंश्योर स्टेबल रेवेन्यू बेस, ये किस लिए किया गया कि उनका जो रेवेन्यू था स्टेबल हो जाए, मतलब रेवेन्यू उनको ठीक ढंग से आने लग जाए, उन्हें पता लग जाए कि हमें इस लैंड से इतना रेवेन्यू मिलेगा। अब 17वीं सेंचुरी में क्या होता है, धीरे धीरे जब डेवलपमेंट शुरू हो जाती है जापान में, तो 17वीं सेंचुरी में दैम्योस की कैपिटल बिकम बिगर। दैम्यो जहाँ पे रह रहे थे उनकी कैपिटल्स बढ़ने लग जाती है, पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। ईडो जापान कैपिटल नॉट ओनली बिग, पहले क्या थी, जापान की कैपिटल जो ईडो थी पहले यही बिग थी, लेकिन अब और 2 कंट्री भी बिग बन जाती है, जो कि ओसाका एंड क्योटो। ये भी जो सिटीज़ होती है जापान की, ये भी बड़ी बन जाती है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ गई, सिटीज़ बढ़ गई, तो उसके साथ साथ क्या होता है, दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ ए कमर्शियल इकोनॉमी एंड क्रिएटेड फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सिस्टम। इससे क्या कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ती है, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट सिस्टम भी क्रिएट होता है, मतलब व्यापार शुरू होता है, लोगों में पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है। ए पर्सन मेरिट बिगेन टू बी मोर वैल्यूड दैन हिज स्टेटस, और एक पर्सन मतलब एक इंसान की जो मेरिट है, मतलब उसके जो गुण हैं, उसके कारण उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाती है, ना कि उसके स्टेटस के कारण। मतलब अब ये नहीं देखा जाता कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, अमीर घराने से या गरीब घराने से, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, बल्कि उनके गुणों को ही देखा जाता है। उनकी मेरिट मीन्स गुण, उनके गुणों की वजह से ही उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। कल्चर आल्सो ब्लूजम इन टाउन एंड सिटी, अब जब डेवलपमेंट होगी तो कल्चर भी तो बढ़ेगा, तो कल्चर भी टाउन और सिटी में ब्लूजम होने लगता है, बढ़ने लगता है। फास्ट ग्रोइंग मर्चेंट क्लास पैटर्नाइज थिएटर एंड आर्ट। अब हमने देखा कि कमर्शियल सिस्टम बढ़ रहा है, कमर्शियल इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उससे क्या है, मर्चेंट लोग भी बढ़ते हैं। मर्चेंट मतलब व्यापारी लोग भी आगे आते हैं। अब व्यापारी लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने अंडर थिएटर, मतलब जो नाटक बनाने वाले लोग होते हैं, जो आर्टिशियन होते हैं, उनको पैटर्नाइज करना शुरू करते हैं, मतलब अपने कल्चर को, अपने मतलब संस्कृति को संभालने के लिए, आगे आने वाले जनरेशन को बताने के लिए। तो जो मर्चेंट्स हैं, जो थिएटर नाटक बनाने वाले और जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको पैटर्नाइज करते हैं, उनको संरक्षण करते हैं, मतलब कि उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने आर्ट और थिएटर में आगे बढ़े। एज पीपल एंजॉय रीडिंग देन राइटर टू अर्न लिविंग बाय राइटिंग। अब धीरे धीरे लोगों की रीडिंग की आदत भी बढ़ जाती है, तो वो किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो राइटर लिखने वाले होते हैं, तो उनको अब कमाई शुरू होने लग जाती है, क्योंकि जो लोग किताबें पढ़ते हैं उस जापान में, तो वो रेंट पे किताबें खरीदते थे, ठीक है, वो रेंट पे खरीदते थे, जो मनी होती थी, फिर राइटर्स वगैरह को, राइटर जो होते थे, उनकी अर्निंग शुरू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।